बच्चों, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 1 है, हमारे आसपास की बड़ी संख्या है, उसके पेज नंबर 3 और 4। तो पहले वाले भाग में हमने देखा था कैसी हमारी संख्याएं होती है। तो यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे कि हम एक्चुअली महसूस करेंगे कि कोई नंबर बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो इसके लिए देखो आपको यहाँ पे कितने सारे फोटो दिए हुए हैं। तो जब हम किसी चीज को रिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। तो देखो यहाँ पे दो चीज क्या दी हुई ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एकता की प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर है। तो ये देखो, ये रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। तो इसकी हाइट जो है वो कितनी, 180 मीटर यहाँ पे है। कहा जाता है कि कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात लगभग 450 मीटर ऊंचाई से गिरता है। तो ये जो आपको जलप्रपात दिख रहा है, ये इसकी ऊंचाई कितनी, तो यहाँ देखो 450 मीटर है। तो कौन बड़ा है, ये जो आपकी एकता की प्रतिमा ये बड़ी है या जलप्रपात बड़ा है? ऑब्वियस है जलप्रपात बड़ा है, क्योंकि 450 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि प्रतिमा की ऊंचाई 180 मीटर ही है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप महसूस करो कि अगर मैं 180 मीटर ऊंची प्रतिमा मुझे देखनी है तो मुझे अपनी गर्दन को कितनी ऊंची ले जानी पड़ेगी, एक्चुअल में वो कितनी लंबी होगी, तो यही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको नंबर महसूस हो कि कोई नंबर बड़ा है, वो कितना बड़ा है। तो यह अनुमान लगा पाना सदैव सरल नहीं होता है कि ये माप कितने बड़े हैं, है ना। परंतु जब हम उनकी तुलना पहले से परिचित किसी वस्तु के साथ करते हैं तो हमें उनके आकार की बेहतर समझ होती है। तो यहाँ पे जो तुलना कर रहे हैं एक्चुअल में इस बिल्डिंग से कर रहे हैं। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, इस बिल्डिंग से तुलना करके आपको बताएंगे हम कि ये प्रतिमा कितनी ऊंची है या ये जलप्रपात है वो कितना ऊंचा है। तो देखो, इसमें एक लड़का खड़ा है इस बिल्डिंग के अंदर जो कि सोमू है। ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। यस, ये रहा सोमू। एक बच्चा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रखा, ये रहा, है ना। ये बच्चा खड़ा है, इसका नाम क्या है, नमस्ते, मैं हूँ सोमू। तो करो भाई नमस्ते इसको, ये आपको नमस्ते कर रहा है। यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना है तो भवन की अनुमानित ऊंचाई क्या है? तो देखो, ये बच्चा बिल्कुल आपकी उम्र का ही है, आपके जैसे ही स्कूल आता है, आपकी ही क्लास में पढ़ता है। तो आप समझो कि भाई मेरी भी जो हाइट है वो 1 मीटर की है। बट एक और चीज हमें यहाँ पे क्या कही है, इस बच्चे की हाइट से हमें इस भवन की जो है वो ऊंचाई बतानी है। तो भवन में देखो टोटल कितने तल है, तो 1 2 3 यहाँ पे लिखते जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल इसमें 10 तल है। और सोमू की हाइट कितनी है, सोमू कितना मीटर लंबा है, तो 1 मीटर लंबा है। तो सोमू जो है वो, ये आपको कहा है कि जो सोमू है वो आपका उस जो है वो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर क्या है, लंबा है। और इस भवन का हर एक तल जो है वो, प्रत्येक तल जो है वो उस सोमू की ऊंचाई का 4 गुना है। मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास अगर 4 रुपए हैं तो 4 गुना हुआ, क्योंकि 1 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तब 4 आता है ना। तो उसने कहा कि ये जो प्रत्येक तल है वो सोमू की जितनी भी ऊंचाई है उसका 4 गुना है। तो सोमू की ऊंचाई 1 है और 4 गुना है, तो 4 से गुणा कर दो, तो प्रत्येक तल जो है वो आपका 4 मीटर का हो गया। अगर सोमू की हाइट 2 मीटर होती तो तल की हाइट कितनी होती, 2 को हम 4 से गुणा करते तो 4 × 2 यानी 8 हो जाती है, 8 मीटर हो जाती है। तो जितनी सोमू की हाइट है उसका जितना गुना है उस नंबर से हमने गुणा करके देख लिया। तो यहाँ पे प्रत्येक तल की जो ऊंचाई है, प्रत्येक तल की ऊंचाई इक्वल टू कितनी हो गई, सोमू की हाइट जो है 1 मीटर, उसका 4 गुना यानी कि 4 मीटर हो गई। अब एक तल 4 मीटर का है तो टोटल 10 तल हैं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। तो उस बिल्डिंग जो भवन है उसके अंदर, तो इस भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये भी 4 है, ये भी 4, यहाँ से तीसरा भी 4, चौथा भी 4, सबकी ऊंचाई वो 4 है। तो एक भवन 4 मीटर का है तो 10 भवन कितने मीटर के होंगे भाई पता, एक का दिया और ज्यादा का निकालना तो गुणा कर दें। तो यहाँ से हमारी भवन की ऊंचाई आ जाएगी। तो भवन की ऊंचाई यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई कि भाई एक तल की ऊंचाई 4 मीटर है तो 10 तल की कितनी होगी, 4 × 10 यानी कि आपकी हो गई 40 मीटर हो गई। तो इस पूरे भवन की जो हाइट है वो आपकी यहाँ पे कितनी हो गई है, 40 मीटर। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो गया आपका, 40 मीटर हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हैं, देखो यहाँ पे
कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा या यह भवन? तो एकता की प्रतिमा 180 मीटर की है और भवन जो है वो 40 मीटर का है। तो भाई एकता की प्रतिमा ही यहाँ पर ऊंची हुई। और तो 180 मीटर बड़ा होता है 40 से, इतना तो हमें आता है। तो इसका मतलब एकता की प्रतिमा ऊंची हुई। कितनी ऊंची है? अब इसने पूछा भाई ऊंची तो है पर कितनी ऊंची है। तो देखो जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे को घटा दो। तो एकता की प्रतिमा 180 मीटर की है और भवन जो है वो आपका 40 मीटर का है। 180 में से 40 गया तो ये प्रतिमा जो है वो 140 मीटर इस बिल्डिंग से ऊंची है। तो ये आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है, प्रतिमा इतनी सी दिख रही है, बिल्डिंग इतनी लंबी दिख रही है, बट एक्चुअल में प्रतिमा बहुत लंबी, सिर्फ 40 मीटर की ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जो है वो आपकी सिर्फ यहाँ पे 40 मीटर की, लेकिन ये प्रतिमा जो है वो 180 मीटर की है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि एकता की प्रतिमा की जो ऊंचाई है सोमू के भवन की ऊंचाई की लगभग 4 गुनी है। लगभग क्या है, 4 गुनी। वो 4 गुनी क्यों कह रहा है, क्योंकि देखो जो हमारा बिल्डिंग है वो आपकी 40 मीटर की है। तो मैं 40 को अगर 4 से गुणा करूं तो ये 100 कितनी आती है, 160 मीटर आती है। तो लगभग बराबर ही तो हो गई, ये 160 है ये 180 है, लगभग। इसने ही तो कहा कि हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिमा है वो इस बिल्डिंग की लगभग 4 गुनी है, क्योंकि हम 4 से गुणा करते तो 160 आता है। तो उसने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट आपकी है, लगभग है, मतलब वो 160 के आसपास का नंबर है। क्योंकि मैं 5 से गुणा करती तो ये 200 हो जाती, तो ये आपका नंबर प्रतिमा से बड़ा हो जाता। तो हम जब भी किसी को कंपेयर करते हैं तो छोटा रखते हैं नंबर। तो ये कह रहा है कि भाई जो ये प्रतिमा जो है वो उस बिल्डिंग की लगभग 4 गुनी है। कुंचिकल जलप्रपात सोनू के भवन की तुलना में कितना ऊंचा है? तो कितना ऊंचा है, तो आप यहाँ पे देखो भाई ये कुंचिकल जलप्रपात है ये 450 मीटर ऊंचा है और जो सोनू का भवन है वो सिर्फ 40 मीटर ऊंचा है। तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 410 मीटर। तो ये जो कुंचिकल जलप्रपात है ये इस भवन से 410 मीटर ज्यादा ऊंचा है। सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए ताकि उसकी ऊंचाई जलप्रपात की ऊंचाई के समान हो जाए? अब इसने कहा कि सोनू का भवन तो सिर्फ 40 मीटर का ही है, मुझे इसको और ऊपर 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 उसके बिल्डिंग बनाते जाए, हमें इतनी यहाँ पे इसके तल लगाने हैं, इतने तल बढ़ाने हैं, जैसे 10 तल है ना यहाँ पे, तो हम इसके ऊपर और कितने कितने तल यहाँ पे लगाते जाएं कि ये जो जल प्रपात है इसके बराबर इसकी ऊंचाई यहाँ पे हो जाए। तो एक्चुअल में हमें जो 40 है उसको क्या करना है, 450 बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, क्या करोगे कि आपको जवाब मिल जाए इस क्वेश्चन का? तो देखो बहुत सिंपल सा जवाब है। देखो इसने बोला कि जल प्रपात की ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है, और भवन के एक तल की ऊंचाई कितनी है, तो भवन के एक तल की ऊंचाई है 4 मीटर। तो जब हम इन दोनों का भाग दे देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ तल मिल जाएंगे। अगर हम 450 जो हमारा, देखो एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल 450 इस जलप्रपात की हाइट है, तो हम इसको 40-40 के 4-4 के पार्ट में हम डिवाइड करें। 4-4 में क्यों, क्योंकि एक भवन की ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है। तो 450 में से हम 4 कितनी बार निकाल सकते हैं, पहला 4 निकाला एक बिल्डिंग बन गई, दूसरा 4 निकाला दूसरी बिल्डिंग बन गई। तो हम इसमें से 4 क्या करते हैं, 4-4-4-4 निकालते जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें बिल्डिंग बनाते जाने, तो हमें ये तल कितने बनाने हैं। तो आपने जैसे भाग में पढ़ा होगा, जब हम गुणा भाग जब करते हैं, जब हम भाग करते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, हम छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। आप जब उसको भाग देते हो, मान लो 5 से 6 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जब इतनी बार भाग दे रहे हो उस नंबर को उसमें से हटाते जा रहे हो। तो हम जब बार बार उस नंबर को हटाते हैं तो हम भाग करते हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम यहाँ पे भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल जो है 450 जो हमारी इसकी जलप्रपात की जो ऊंचाई है उसमें से हमें बताना है कि हम इस बिल्डिंग के कितने तल बना सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे भाग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे भाग करके देखो तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो 450 में 4 का भाग दो, एक बार गया 4, 4 में से 4 गए 0, फिर 5 आ गया, फिर 4 एकम 4 एक बार गया और ये 10 हो गए। तो ये 4 दूनी 8 हो गए, तो 10 में से 8 गए तो 2। तो पॉइंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा डेसिमल क्योंकि जाएगा नहीं, तो ये 20 हो गया, तो ये 5 बार जाएगा। तो 20 में से आपका यहाँ पे 20 गया तो 0 हो गया। तो अब देखो कोई 112.5 आ रहा है, 112.5। अब कोई आधी बिल्डिंग तो बनाएगा नहीं भाई, उसने कहा कि इसको भाग दे तो हमारा 112 तल यहाँ पे बनेंगे।
पूरे जो तल बनेंगे वो 112 है, लेकिन 0.5 भी यहाँ पे आ रहा है, तो भाई कोई आधी बिल्डिंग तो बनाएगा नहीं, तो हम इस नंबर को पूरा कर देते, तो ये 113 हो गया। तो हम कहेंगे कि लगभग जो है वो इसमें 113 आप यहाँ पे तल बनाओगे एक एक कर करके, तब वो इस भवन के बराबर हो जाएंगे। अब देखो आपके सामने 4 मंजिल का घर बना हुआ है। अब आप अपने दिमाग से यहाँ पे सोच सकते हो कि ये 4 मंजिल है, अगर मुझे इसके ऊपर 10 मंजिल और बनाऊंगा तो ये कितनी ऊंचाई तक चला जाएगा। इतना लमसम आइडिया अब आप दिमाग से लगा लोगे। तो इतना चीज आपने यहाँ पे समझ ली कि थोड़ा सा नंबर से आपको आइडिया हुआ कि कौन सा नंबर कितना बड़ा होता है। मीन्स आपके दिमाग को उस तरीके से सोचना है। तो जो आपको बताया वही ये दोनों भाई बहन भी पढ़ रहे हैं। तो अब ये एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या 1 लाख सच में बहुत बड़ी संख्या है। तो ईश्वरप्पा ने रॉक्सी और एस्तु से पूछा 1 लाख छोटा है या बड़ा। तो रॉक्सी जो होती है, जो उसकी बहन होती है, वो बोलती है कि 1 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। क्यों? वो कि देखो उसके पीछे तर्क दे रही है, वो सही बात कर रही है कि हमारे पास चावल की 1 लाख किस्में थी, जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा है। 1 लाख दिन जीने का अर्थ है 274 दिन जीना, 274 वर्ष जीना, जो कि वास्तव में एक बहुत लंबा टाइम है। 100 साल जीने में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो 274 तो बहुत बड़ा नंबर है, और इतना तो आज तक कोई जिया ही नहीं। यदि 1 लाख व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर एक रेखा में खड़े हो जाए तो वो 38 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। और 38 किलोमीटर सच में बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आपको कहें कि जाओ 38 किलोमीटर चल के आओ, तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो सच में भाई ये लड़की सही बोल रही है कि मेरे हिसाब से तो नंबर बहुत बड़ा है। उसने उसके पीछे 3 कारण भी आपको दे दिए, तो आप भी सोचते हैं वास्तव में एक नंबर बड़ा है। देखो लेकिन ये जो एस्तु है वो ऐसा नहीं सोचता। उसके हिसाब से ये नंबर बहुत छोटा है, एक नॉर्मल नंबर है। क्यों? अब इसके पीछे वो तर्क दे रहा है कि क्या आप जानते हो कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से अधिक व्यक्तियों के बैठने की संख्या है, और इतने छोटे से क्षेत्र में इतने सारे लोग बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब 1 लाख बड़ा नंबर नहीं है। फिर अधिकांश मनुष्यों के सर पर 80,000 से 1,20,000 बाल होते हैं। अब वो कह रहा है देखो इतना सा सर है और इस सर के ऊपर 1 लाख बाल है, इतना सा सर है ना। तो कह रहा है भाई इसका मतलब तो 1 लाख कोई बड़ा नंबर नहीं है, ये इसकी सोच है। फिर इसने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ मछलियों की प्रजातियां ऐसी होती है जो एक बार में आराम से 1 लाख अंडे दे देती है। तो भाई ये भी सही बात कह रहा है कि भाई स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठ रहे हैं, इतना छोटा सा एरिया, इतने लोग बैठ रहे हैं, सर इतना छोटा, इतने सारे बाल हैं, तो कहाँ से भाई बड़ा हुआ। 1 लाख अंडे जो है इतनी छोटी सी मछली दे देती है, तो फिर 1 लाख नंबर कहाँ से बड़ा हुआ। तो ये तो भाई इन दोनों की बात रही। अब आपको बताना है कि आप 1 लाख को कैसे देखते हैं, क्या एक संख्या बड़ी है या छोटी है। अब ये करता है आपके ऊपर डिपेंड। तो मुझे तो कोई अगर 1 लाख रुपए दे दे तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये, क्योंकि 1 लाख से मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ। किसी बंदे की महीने की तनख्वाह अगर 1 लाख है तो वो अपना जीवन आसानी से बिता सकता है। तो मेरे लिए 1 लाख जो है वो बहुत बड़ी संख्या है। अब आपके हिसाब से क्या है? मैं तो इस लड़की जो है रॉक्सी, इसके साथ इसको देखती हूँ कि 1 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी संख्या है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो चलो ये पेज दोबारा 2 बार आ गया यहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आप 1 लाख को कैसे देखते हैं। ये एक बड़ी संख्या है, छोटी। अब संख्याओं को लिखना और पढ़ना, काम की चीजें, कहानी सब खत्म हो गई है। अब आपका आया है काम कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। हम पहले से भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में 5 अंकों की संख्याओं में अल्प विराम का उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे 45,830, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती है अल्प विराम का उपयोग संख्याओं को पढ़ना सरल बनाता है। कैसे? देखो मैं अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखती हूँ 5, 6, 3, 2, 1, अब मैं कहूँगी आप इसको पढ़ो, तो सबसे पहले आपका दिमाग क्या सोचेगा कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, तो मतलब ये 56,000 हुआ, 321 हुआ। और अगर मैं इसी नंबर को पहले से ही आपको कॉमा लगा करके, जो अल्प विराम उसको लगा करके दे देती, तो आपका दिमाग इसके लिए रेडी है कि पहला कॉमा जो आता है उसके बाद में हजार आता है, दूसरा कॉमा है उसके बाद लाख आता है, और सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। तो मेरे दिमाग को इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यही नंबर मेरा और बड़ा हो जाए 2, 7, 3, 0, 0, 0, 0, अब सोचो, अब तो आपको गिनना ही पड़ेगा ना, ये बड़ा नंबर है। और यही मैं कॉमा लगा दूं, पहले से अल्पविराम लगा दूं, ये हो गया, ये हो गया, तो अब आपके दिमाग इजीली पढ़ लेगा
क्योंकि आपको पता है कि 2 कॉमा आगे मतलब ये वाला 27 लाख है, उसके बाद वाला 1000 आ रहा है और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा है। तो अल्प विराम लगाने से क्या होता है, संख्याओं को पढ़ना ईजी हो जाता है। और जो हमारी भारतीय स्थानक प्रणाली है उसमें हम पहले 3 संख्याओं को के बाद में कॉमा लगाते हैं और बाद में सारे कॉमा जो अल्प विराम है वो आपकी 2-2 संख्याओं के बाद में लगते हैं। अगर मैं इसके आगे 50 भी लिख दूं तब भी यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद में कॉमा लगेगा, वो करोड़ में चला गया है ना। तो अब इसने आपको क्या कहा, इस संख्या जो है इसका नाम 12,78,830 है। इसी प्रकार ये जो संख्या इसका 15,75,000 हम कहेंगे। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब ये भी लिख लेते हैं। पहली जो संख्या उसमें देखो कॉमा, 2 कॉमा है, मतलब ये 3 जो है वो क्या है आपका लाख है, तो ये हो गया आपका 3 लाख और 600 हो गया पहली संख्या ये। अब दूसरी ये वाली देखो, तो ये भी कॉमा 2 दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया 5, अरे नंबर में कहाँ लिख रहे हैं, हाँ 5 लाख लिखो अब यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 5 लाख। फिर 1000 में देखो ये 0 हो गया, तो 10 वाला तो काम है ही नहीं, सिंपल आपका 4000 रहा, तो यहाँ लिखो 5,04,000 और ये आपका क्या हो गया 85 लिखो, 85 लिखो, ठीक है। फिर ये वाला, इसमें आपका क्या होगा, 2 कॉमा है, तो ये आपका क्या हुआ 27 लाख, तो लिखो 27 लाख। फिर 1000 में कितने हैं, 1000 में 30 नंबर है, तो ये हो गया आपका 27,30,000। आगे तो कोई इकाई दही सैकड़ा में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं रहा। फिर देखो यहाँ पे ये कौन सा नंबर बन रहा है 70, तो ये बन गया आपका 70 लाख। फिर आगे आपका क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आपका बन रहा है 53, तो ये हो गया 53, 1000 में आपका 53 बन रहा है। तो जो नंबर कॉमा के फॉर्म में पढ़ रहे हैं वही लिखना है, 53,000। अब ये इकाई दही सैकड़ा में 138, तो 138, इजी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। चलो अब निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में संगत संख्या लिखिए। अब ये आपको शब्दों में दिया गया है और इसको आपको किसके अंदर लिखना है, नंबर्स के अंदर। तो 1 लाख, सबसे देख लो यहाँ पे देखो 1 लाख में सिर्फ 1 लाख है, 1000 में आपका 23 है और यहाँ 456 है। तो हमने आपको जो कॉमा था उसके अकॉर्डिंग हमने लिया 1 लाख, तो 1 लाख आ गया, फिर आप कॉमा लगा दो। 23,000, तो भाई 23 यहाँ पे आ गया 23,000। 456, तो ये हो गया 456 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1,23,456। अब देखो यहाँ 4,07,704, तो 4 लाख हो गया, कॉमा हमेशा के बाद कॉमा के बीच में 2 नंबर होते हैं, तो 7,000, 7 तो एक ही नंबर है, तो हम पहले 0 लगाएंगे फिर 7 लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 नंबर लिखने हैं, एक 1000 वाला एक 10,000 वाला, क्योंकि 10,000 वाला आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। तो ये 7,000। अब 704, तो 704 तो हमें लिखना आता है। फिर 50 लाख, 5,050, तो देखो 50 लाख तो इजी हो गया, ये कॉमा, फिर हमारे पास एक और कॉमा आएगा। अब 5,000 बोला है, 5,000 2 नंबर होने चाहिए, तो 5,000 बनाने के लिए 05 लिखना पड़ेगा। अब 50, तो 100 वाला नंबर नहीं है, 100 पे 0, 50 तो हम ऐसे ही लिखते हैं, तो उसकी जगह 0 हो गया। 10,235, तो 10 लाख मतलब है यानी कि 2 0, तो 10 लाख की जगह तो 10 आ गया। अब देखो 1000 वाला तो इसमें कोई नंबर ही नहीं है, तो 1000 वाला जब कोई नहीं है तो 2 0 लगा देंगे। 235, तो 235 तो हमें यहाँ पे लिखना आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमने कर लिया हमारा पेज नंबर 3 और 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। कुछ भी यहाँ पे करने जैसा नहीं था, सिर्फ समझने वाली बात थी, महसूस करने वाली बात थी। आगे जो हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में, तो एक अच्छा सा कैलकुलेटर हम यहाँ पे लेकर आएंगे। जो हमारे पास जो कैलकुलेटर है उससे बहुत अलग कैलकुलेटर है जो हमारे एनसीईआरटी वालों ने बनाया है, उसके थ्रू हम देखेंगे कि नंबर्स कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ो, अगले वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहो। थैंक यू।